जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट ग्रामर। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर की अहमियत आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामर की क्या अहमियत है। हम जब भी एक या दो से ज़्यादा वर्ड्स को फ़िक्रा या जुमले में चेंज करना है तो इसके लिए हमें ग्रामर ज़रूरी होती है कि लफ्ज़ों के आपस में कनेक्शन देने को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के मुख्तलिफ रोल्स हैं। सबसे पहले हम ग्रामर में यूज़ होने वाले क्लासिफिकेशन जो हमने क्लासिफाइड करते हैं लफ्ज़ों को, वो आपको उसका तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले है नाउन। ठीक है, नाउन नाउन किसको कहते हैं? किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। कोई भी जगह हो, शहर हो या किसी शहर के अंदर किसी जगह का नाम हो, कोई चीज़, ऑब्जेक्ट, जैसा कि टेबल, चेयर्स, मोबाइल, लैपटॉप, पेंसिल, ठीक है, या किसी शख्स का नाम, वो नाउन कहलाता है। इसके बाद जो मेन चीज़ ग्रामर में यूज़ होती है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी फिक्रा में काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट कहलाता है। इसे उर्दू में फ़ाइल और इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। किसी भी फिक्रे में जो शख्स काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो फिक्रे में यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जी, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो या जिस चीज़ के ज़रिए काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मफ़ऊल। ठीक है, ये भी हमारे किसी भी फिक्रे या जुमले को एक मतलब देने के लिए ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ हमारे पास है, ज़रूरी चीज़, वो है, अभी स्क्रीन पे शो होती है, वर्ब, फेल। किसी भी फिक्रे में जो भी काम हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं या फेल। ठीक है ना, जो भी काम है, जैसे हम कहते हैं कि वो पेंसिल से लिख रहा है, ये एक मुकम्मल फिक्रा है, इसमें लिखना वर्ब है, वो इसमें सब्जेक्ट है और पेंसिल इसमें ऑब्जेक्ट है। इस तरह कोरियन में अगर हम देखें तो कोरियन में जो वर्ब की पहचान है कि जिस लफ्ज़ के एंड पे दा, जो मेरा सर्कल आपको बखूबी दिखा रहा है कि जिधर दा आएगा एंड पे जिस वर्ड के, वो 90%, मैंने साथ मेंशन किया 90। जी, जरा नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको उधर से ही। जी, कि 90% ऐसे वर्डिंग है जिसके एंड पे दा आता है और वो वर्ब होती है। यार ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर दें अपने। मैं इधर से करता हूँ बल्कि साहब को। अच्छा, बाकी जो 10% ऐसे हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ एडवर्ब या इस तरह कुछ हैं जो वर्ब नहीं होते लेकिन उनके एंड पे दा, ये जो लिखा हुआ है इधर मेंशन है, दा का वर्ड ऐड होता है लेकिन वो वर्ब नहीं होते। ठीक है, अच्छा, जैसे ये खादा है, खा के आगे हम देखेंगे कि ये दा लिखा हुआ है, छादा है और उसके बाद सादा है। खादा जाना, छादा मतलब सोना, सादा इस्तेमाल करना, इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं सादा के। दा मतलब सिर्फ समझाने का ये है कि वर्ब पे हमने ज़्यादा एप्लीकेशंस करनी है, ग्रामर हमारी सारी वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो फर्स्ट ग्रामर है, पहली ग्रामर इमीदा। इसमें सबसे पहले हम ऑलरेडी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी किसी वर्ड के पच्छम में, पच्छम किसको कहते हैं, जो नए लड़के वो सुन लें कि अंडरलाइन जो भी वर्ड आएगा कंसोनेंट जिसकी थर्ड पोजीशन होगी, ये हमारी थर्ड पोजीशन है ना कंसोनेंट की,
इधर जो कंसोनेंट आएगा उसको हम पच्छम बोलेंगे। अगर किसी वर्ड के पच्छम के अगले सिलेबल में नियन हो और पच्छम में बीएप हो तो नियन और बीएप मिलकर मियम की आवाज देंगे। जैसे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये जस्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम लिखने में ऐसे नहीं लिख सकते, बोलने में इसको लिखेंगे इमी दा। ठीक हो गया, लिखने में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। हम ये इमीदा क्या चीज है? इमीदा चीज है एक नाउन की एंडिंग जिसका मतलब है या हूं। जब भी हम किसी नाउन की बात करेंगे तो उसकी एंडिंग के लिए हम इमीदा यूज करेंगे। जैसे अगर हमने अपना तारुफ करवाना है, मैं कहता हूँ छोनन वसीम इमीदा। ठीक है, अब वसीम क्या है? यहाँ एक शख्स का नाम है। यहाँ छोनन जहीर इमीदा, जहीर यहाँ पर एक शख्स का नाम है, उसके एंड में हम इमीदा यूज करेंगे। ठीक हो गया। या छोनन पाकिस्तान सारम इमीदा। ठीक है, नीचे हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। छोनन वसीम इमीदा। ठीक है, वसीम अंडरलाइन है, ये एक नाउन है और नाउन की एंडिंग हम इमीदा यूज कर रहे हैं। छोनन पाकिस्तान सारम इमीदा, इधर भी पाकिस्तान सारम जो अंडरलाइन किया है एक नाउन है। ठीक है, इसम है, एक जगह का नाम है, इसलिए इधर भी हम इमीदा यूज करेंगे। और ये दोबारा ज़हन नशीन कर लें और नोट कर लें कि अगर पच्छम में बीएफ और अगले सिलेबल में नियन हो तो वो मियम की आवाज देगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो ग्रामर है वो है इमी का। इधर भी वही रूल अप्लाई होगा कि इधर भी बीएफ है और आगे नियन है, बीएफ और नियन मिलकर मियम की आवाज देंगे। अब इमी दा और इमी का में क्या फर्क है? इमी का एक क्वेश्चन मार्कर, ठीक है, कि जिधर हमने सवाल पूछना है उधर हम इमी का यूज करेंगे और जवाब देना है उधर हम इमी दा यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हवेसा वॉन इमी का, वो पूछ रहा है कि क्या आप फैक्ट्री वर्कर हो? हवेसा फैक्ट्री, हवेसा वॉन फैक्ट्री वर्कर, इमी का क्या आप फैक्ट्री वर्कर हो? ठीक हो गया। इधर मैं पहले भी आपको बताया कि जिस भी लफ्ज के एंड में निम आ जाए तो वो उसको इमेजिन कर लिए, समझ लीजिएगा कि 90% लोग मतलब इज्जत वाले, किसी को इज्जत देने के लिए यूज करते हैं। जैसे सोम सिंह निम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बुजुर्गों के लिए ऐसे शख्सियात जो हमारे लिए काबिल एहतराम है उनके साथ हम निम यूज करते हैं। जबकि वॉन आम कोई वर्कर लोग हैं, जैसे हवेसा वॉन, ठीक है, हवेसा फैक्ट्री वॉन, जो फैक्ट्री के काम करने वाले वर्कर आम लोग हैं उनके लिए वॉन यूज किया जाता है। और वॉन वैसे कोरिया की करेंसी को भी कहा जाता है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है कि अगर किसी वर्ड के एंड में ये दो लफ्ज यूज होते हैं और आपको उसका मतलब नहीं पता तो आपने गेस कर लेना है ये किसी शख्सियत की बात हो रही है। अगर निम आ रहा है तो किसी मतलब ऑनरेबल शख्सियत की बात हो रही है, अगर वॉन आ रहा है तो किसी आम बंदे की बात हो रही है। अच्छा, अब जब वो सवाल मतलब पूछेगा कि हवीसा वॉन इमी का, ठीक है, हमने उसका जवाब देना है इमीदा में। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी। वो हमसे जो सवाल पूछ रहा है, या तो हम उसका ने में जवाब देंगे, ने कहते हैं जी हाँ को, हाँ जी को, यस को, और यहाँ उसका जवाब देंगे आनियो में, आनियो मीन के नहीं। अब अगर तो वो ने का जवाब देता है तो वो उसी सवाल को रिपीट करेगा। वो पूछ रहा है हवेसा वॉन इमी का, तो वो कहेगा ने जी हाँ, हवेसा वॉन फैक्ट्री वर्कर इमी दा। ठीक हो गया, का की जगह दा आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जी हाँ मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ। ठीक है, ये फर्क है इमी दा और इमी का में। अगर वो आनियो में जवाब देता है, आनियो, फिर वो उस चीज की नफी कर रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर वो जो है वो बता देगा, वो कह रहा है हक से इमीदा, नहीं मैं फैक्ट्री वर्कर नहीं हूं बल्कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे के बाद हम 7वें चैप्टर की जरा ग्रामर को देखेंगे, ई और खा की ग्रामर। लेकिन इससे पहले हम एक और एंडिंग करेंगे जो ई और ये जो है, ये दो हमारी ग्रामर्स हैं। ठीक है, इसको ग्रामर को यूज करने के लिए ये बिल्कुल इमीदा ही है, इस ग्रामर और इमीदा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इनमें कंफ्यूजन ये है कि ईयो और ये जो को हमने पच्छम देखकर इस्तेमाल करना है। अगर हम इमीदा यूज करते हैं
ठीक है, तो फिर हमें कुछ नहीं देखना, हम हर नाउन के साथ इमीदा यूज कर सकते हैं। अगर हमने ईएओ या ये जो यूज करना है तो हमें पच्छम देखना पड़ेगा। अब बात असल में ये है कि कुछ भाइयों के माइंड में ये बात आएगी कि अगर हमारे पास इमीदा है तो हम ईएओ या ये जो क्यों याद कर रहे हैं, या इस पे क्यों हम फोकस कर रहे हैं। इस पे फोकस करने की जो मेन वजह ये है कि उधर हमने कुछ भी खुद से नहीं लिखना। हमारा जो पेपर होना है उसमें जो कुछ भी आएगा वो पहले से लिखा होगा, हम उसको सिर्फ चॉइस करनी है 4 मुमकिन जवाब में से। अब अगर वो ये जो और ये जो में हमें क्वेश्चन करता है तो हम इसी क्वेश्चन के मुताबिक उसको जवाब देंगे। पच्छम किसको कहते हैं मैं ऑलरेडी इसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि थर्ड पोजीशन पर जो भी कंसोनेंट आएगा उसको हम पच्छम कहते हैं। इधर मैं कुछ जो ग्रामर के ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा वो ज़हन नशीन करने हैं, वो तकरीबन आपकी जो ग्रामर की हाफ टेंशन वो ख़त्म हो जाएगी उन रूल्स की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, इधर एक और चीज़ है कि शिल, सामो शिल। शिल ये लफ्ज़ यहाँ भी यूज़ होगा, आप लोगों को बखूबी ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए किसी रूम टाइप बिल्डिंग की या किसी रूम वगैरह की, ऑफिस वगैरह का जिक्र हो रहा है। सामोशिल का मतलब होता है दफ्तर। ठीक है, तो जहाँ पे शिल आ जाए वहाँ पे करना है इमेजिन कि हम मतलब किसी रूम की बात कर रहे हैं वो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपको मीनिंग नहीं आता। अच्छा, इसमें ये जो का यूज़ है वो हम विद पच्छम करेंगे। विद पच्छम को हम WP के साथ ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया। सामोशिल, अब शिल नीचे रियल है, थर्ड पोजीशन पे पच्छम मौजूद है तो साथ ये यूज़ करेंगे। अगर हम हवेसा करते हैं फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के साथ हम ये जो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। ये एंडिंग है मतलब नाउन की ही, कि अगर हम इमीदा यूज करें वो भी ठीक है, ये जो यूज करें ये भी ठीक है, लेकिन ये और ये जो के लिए हमें पच्छम का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट हम चलते हैं कि ग्रामर्स की टर्म। ये असल ट्रिक है जो मैं आप लोगों को आज करवाना चाह रहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आप लोग अगर याद रख लें तो बड़ी फ़ायदेमंद होंगी आप लोगों के लिए। मैं ज़रा स्क्रीन की सेटिंग कर लूँ। अच्छा, उम्मीद है कि स्क्रीन शो होगी होनी आपको। अच्छा, ट्रिक्स इसमें ये है कि पूरी ग्रामर में हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं, जो हम मार्कर यूज़ करते हैं, वो दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एक तरह के मार्कर या एक तरह के टर्म्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं पश्चिम को देख के। जैसे हमने ये और ये जो अभी से यूज़ किया है, हम पश्चिम को देख के यूज़ करेंगे कि अगर पश्चिम मौजूद है तो ये वाली टर्म लगेगी, अगर पश्चिम मौजूद नहीं है तो ये वाली टर्म या प्राइमर या मार्कर इस्तेमाल होगा। इसके लिए मैंने एक आसान सा निकाला है कि सेकंडली मैं बताना भूल गया कि दूसरी जो टर्म दूसरी किस्म की हैं वो हम वावल्स को देखकर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इधर ये है कि लिखा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जो भी टर्म मार्कर या जो भी है इयंग, ये इयंग लिखा हुआ है, इयंग से शुरू होगा, वो विद पच्छम आएगा, ये पच्छम के साथ आएगा। ठीक हो गया। और दूसरा जिसके साथ जो मतलब इयंग के से स्टार्ट नहीं हो रहा वो विदाउट पच्छम आएगा। ठीक हो गया। ये बात ज़हन नशीन ट्रिक नंबर 1 है। अच्छा, इसको आगे वही बात के जो ग्रामर 2 किस्म की हम यूज़ करते हैं। एक हम पच्छम को देखकर इस्तेमाल करनी है और एक हमने वावल्स को देखकर इस्तेमाल करनी है। इसका भी एक छोटा-सा ट्रिक मैं आपको अगेन बताता हूँ कि हमें ये कैसा पता चलेगा कि हमने पच्छम को देखकर क्या इस्तेमाल करना है और वावल्स को देखकर हमने क्या इस्तेमाल करना है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो ग्रामर हमने विद पच्छम, WP का मतलब है विद पच्छम। इसकी हम पहले इसका ट्रिक करते हैं कि जब भी हम ऐसे टर्म्स मार्कर्स को देखें जो एक तो ईयंग के साथ स्टार्ट हो रहा हो जबकि दूसरा ईयंग के बगैर स्टार्ट हो रहा हो, मतलब ये पहला है अन और नन, ये एक किस्म का मार्कर हैं, इनको सब्जेक्ट मार्कर कहते हैं। इनमें अब एक ईयंग से स्टार्ट हो रहा है जबकि दूसरा
नियन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि एक के साथ ईयंग होगा जबकि दूसरा ईयंग के बगैर शुरू होगा। इधर भी ये ऑब्जेक्ट मार्कर है हमारे, ठीक है। एक ईयंग से स्टार्ट हो रहा है जबकि दूसरा ईयंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो रियल से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे टर्म्स को हमने जब भी यूज करना है, ऐसी ग्रामर को जब भी यूज करना है, इसको हमने पच्छम देख के यूज करना है। पच्छम मतलब थर्ड नंबर पे जो कंसोनेंट है उसको देख के यूज करना है। मैं पच्छम की तारीफ बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रा मुश्किल सा लफ्ज़ है, आप लोगों का भी स्टार्ट है, ठीक है। मेरे इसकी बार बार वजाहत करने, एक्सप्लेनेशन करने का मकसद ये है कि आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि हम पच्छम किसको कहते हैं। लेकिन ग्रामर समझने के लिए ये सिलेबल, पच्छम ऐसे जो लफ्ज़ हैं और इनकी पहचान आप लोगों को होनी चाहिए। हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये कर चुके हैं, लेकिन मैं साथ-साथ फिर से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाते हैं वावल्स। ऐसी ग्रामर या टर्म्स या मार्कर जो वावल्स को देखकर यूज़ करने हैं, ठीक है। उसकी ये ट्रिक है कि वो दोनों जो है ना वो ईयंग के साथ ही स्टार्ट होंगे। ठीक है? कि पहले हमने जो किए हैं वो एक ईयंग के साथ स्टार्ट हो रहा था जबकि दूसरा ईयंग के बगैर स्टार्ट हो रहा था किसी और कंसोनेंट्स के साथ। इधर जो स्टार्ट होंगे वो दोनों ही ये अपना ईयंग के साथ स्टार्ट होंगे, जैसे आयो ओयो है, इसोयो, ऑप्सोयो है। जो भी मतलब आगे हमारे टर्म्स कंडीशंस आती हैं उनमें जो हमने वावल्स को देख के लगाने हैं या इस्तेमाल करने हैं, दोनों ईयंग के साथ स्टार्ट होंगे। ये ट्रिक्स हैं, मतलब तीसरी ट्रिक आ गई है हमारे पास, ठीक है। इनको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये ऐसी ट्रिक्स हैं कि आपको सारी ग्रामर में मदद मिलेगी। मैंने काफ़ी देखा है कि लड़के ग्रामर उनको सारी आती होती है। ये मतलब पता होता है कि आयो ओजो का अपना एक पेयर है, इसोयो अपसोयो का अपना पेयर है, ठीक है। या इसोयो ओसोयो का अपना पेयर है। उसके अलावा अल रल का अपना पेयर है, अन अन का अपना, ईगा का अपना पेयर है। लेकिन अक्सर वो भूल जाते हैं कि यार इसको यूज़ कैसे करना था। ये भूल गए हैं कि इसको हमने मतलब पच्छम देख के इस्तेमाल करना है या इसको वावल देख के इस्तेमाल करना है। उन उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टर्म मतलब ट्रिक्स हैं। इनको वो नोट कर लें, ठीक है। इनको किसी ऐसी जगह लिखें कि जब भी ग्रामर स्टार्ट करनी है एक दफ़ा इनको नज़र ज़रूर मारें। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा पच्छम की ज़रा वज़ाहत करता जाऊँ कि राइटिंग रूल्स में हम जितनी भी कोरियाँ लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन लगाई हुई है, हम ऊपर वाले जो लफ्ज़ हैं वो लाइन के ऊपर-ऊपर लिखेंगे। इसमें जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि लाइन से नीचे हम कोई भी कंसोनेंट यूज़ करते हैं, जिसको थर्ड पोज़ीशन कहते हैं, उसको हम पच्छम कहते हैं। साथ मैंने पच्छम लिखा भी है, ठीक है। थोड़ा ज़ूम करने से ज़रा धुंधला-सा नज़र आ रहा है। लेकिन आप पच्छम उर्दू का लफ़्ज़ है, उर्दू में लिखना है तो इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं। इसको नोट कर लें। आगे मैं पोज़ीशंस बता रहा हूँ फिर से कि कंसोनेंट और वावल्स को मिला के हम कोई भी वर्ड बनाते हैं। अब क्या है कि जब भी दोबारा मैं बता दूं कि एक वर्ड कोई भी लफ्ज़ हम बनाते हैं तो वो कभी वावल से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा कंसोनेंट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सी से मुराद हमारा कंसोनेंट और वी से मुराद हमारा वावल है। हम देखेंगे सी वी है और इसके साथ सी के साथ नीचे वी है। ये सी वी जो स्टैंडिंग वावल हैं, हमारे खड़े वावल हैं, उनको हमेशा हम कंसोनेंट के साथ लिखेंगे और जो लेइंग वावल मतलब लेटे वावल हैं उनको हमेशा हम कंसोनेंट के नीचे लिखेंगे। और इस तरह भी आ सकता है कि एक लफ्ज़ में 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं, लेकिन वावल हमेशा एक लफ्ज़ में एक ही आएगा। अब कॉन्सोनेंट और वावल्स का मजमूआ, बेशक उसमें 2 कॉन्सोनेंट हैं या 1 कॉन्सोनेंट है, वावल तो हमेशा एक ही होगा, उसको हम सिलेबल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर एक लफ्ज़ सिलेबल 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स पर मुश्तमिल हो तो हम उधर मैं आपको बताऊँगा इनकी नंबरिंग कि जिस कंसोनेंट से लफ़्ज़ या वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो पहला कंसोनेंट उसकी पहली आवाज़ होगी। उसके बाद जो भी कंसोनेंट हम उसके बाद ऊपर-ऊपर लाइन अपर लाइन यूज़ करेंगे वो उसकी सारी दूसरी आवाज़ होगी, ठीक है? जबकि हम जो भी पच्छम के तौर पे लिखेंगे या अंडरलाइन यूज़ करेंगे कोई भी कंसोनेंट वो उसकी थर्ड आवाज़ होगी, बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जाए। और एक वर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा 3-4 सिलेबल भी
हो सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब कॉन्सोनेंट और वावल्स के एक पेयर को हम सिलेबल कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उन पे कुछ टर्म्स और कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड होती हैं। वो कुछ लफ्ज़ हैं, जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं कि जहाँ हमको पिछले रूल से हट के उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ये है, अब बीएफ की आवाज़ हमने वैसे फे पढ़नी है पहली, लेकिन इधर हम इसको बे पढ़ेंगे। ठीक है। इधर टर्म्स एंड कंडीशंस हमने जस्ट अप्लाई करनी है। टर्म और कंडीशन समझाई नहीं जाती क्योंकि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 100 में से 1 या 2 वर्ड ऐसे होते हैं, वो बता दिए जाते हैं कि इधर इसकी आवाज़ यही पढ़नी है। वो बेशक आसानी के लिए हो या उस पे कोई टर्म और कंडीशन अप्लाई हो रही हो। ठीक हो गया। इसके अलावा ये भी जिसका नॉलेज है कि अदद का एक लफ्ज़ है, लेकिन अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे तो नीचे वाला जो ओरिजिन में चेंज करेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट आपको किसी मतलब चैप्टर में पढ़ाते वक़्त अगर यूज़ हो तो कंफ्यूज ना हो, बल्कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो कर लीजिएगा। अच्छा, एट द एंड आप लोगों से मैं थोड़ा शेयर करना चाहता था कि हमारे पास टाइम कितना है पेपर पास करने के लिए। जी, अभी मतलब कल डेट तक हमारे पास टोटल 75 डेज बनते थे। पेपर के साथ में माह की माह के एंड में पेपर स्टार्ट है, उस हिसाब से तकरीबन कितने दिन हमारे पास बनते हैं। जिनमें 2 दिन हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन 2 दिन लगेंगे कार्ड में या कुछ सब में, क्योंकि हमारे जो घर इलाके हैं लड़कों के वो वसीम लाहौर साहब, शाम आवाज के नहीं आ रही, ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट रही है। दूर हैं। जी शाह जी, अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो इंशाल्लाह जब वीडियो आएगी उसमें क्लियर कर लेना। ये नेटवर्किंग का काफ़ी इशू चल रहा है इन दिनों में, क्योंकि हर बंदा नेट पे बैठा है, गेमिंग कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक हो गया। और एक दिन हमारा जब हमने पेपर देने जाना है तब तो जो हमारे दिन 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं वो वही है कि अगर हमारा पेपर लेट होता है, इसलिए हमने इसको एक तरतीब के साथ और स्पीड के साथ लेके चलना है। अच्छा, ये तो हमारा जो मतलब ग्रामर से रिलेटेड था, इसका तो एंड हो जाता है। इसके बाद हमने जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी स्टार्ट करना है आज हमने। अच्छा, ये भी आपकी स्क्रीन पे हो जाता है। हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। मैं ऑलरेडी आपको एक ट्रांसलेट